आइए दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में क्लास 8 हिंदी वसंत में बस की यात्रा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने ये कहानी, ये पार्ट पूरा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इस वीडियो के बाद पूरा चैप्टर भी आपको समझ में आएगा और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो भाई बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल, उससे पहले झट से वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आपने एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो भाई जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि इसकी जो डेट है वो जल्दी जाने वाली है। और एसएससी के रिगार्डिंग जो भी आपका सवाल है, आप डाउट है, मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों उमड़, श्रद्धा क्यों जगी। भाई डेफिनेटली आपको पता है कि जो बस थी वो बहुत पुरानी थी, टूटी फूटी थी, हालत ख़राब थी। क्योंकि पैसेंजर को नहीं पता कि बस कैसी है, लेकिन जो बस का हिस्सेदार है, जो बस का मालिक है, जो बस का कंडक्टर है, जो बस का ड्राइवर है, उन सबको बस की हालत पता है। बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, फिर भी उस बस में बैठ कर के सफ़र कर रहे हैं। भाई कमाल की बात है। तो यार ऐसी बातें सुन जान करके लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा उमड़ आई। चलिए सवाल आंसर देखते कैसे लिखेंगे। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि बस की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। भाई बस की हालत पूरी पता थी, न टायर ठीक है, न इंजन ठीक है, न पेट्रोल की टंकी ठीक है, न सीट ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी उसे चलाने का साहस जुटा रहा है। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से, यानी कि पैसा कमाने की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना, दुर्लभ थी, जिसे देखकर के लेखक आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया, और उसके प्रति ही लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ा है। मतलब यार कमाल का आदमी है, अपनी जान हथेली में लेकर के चल रहा है। भाई अनजान आदमी तो बस में जाए, उसे पता नहीं, लेकिन जिसे पता है कम से कम वो तो बचे इस बस में जाने से। लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। आपके अनुसार लोगों ने यह सलाह क्यों दी? भाई डेफिनेटली लोगों को पता है, क्योंकि उस गांव से वो बस हमेशा जाती है, और जितने भी लोग उस बस से गए सब बहुत परेशान रहे। तो लोगों को पता है बस की हालत, इसलिए लोगों ने सलाह दी कि भाई शाम वाली बस से मत जाना, आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जिन्होंने मान लिया वो बच गए, जिन्होंने नहीं माना वो लेखक की तरह फंस गए। आइए देखते हैं क्या सलाह दी है। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी बस का राम नाम सत्य हो सकता है। यह कब और कहाँ रुक जाए, शाम बीतते ही रात हो जाती, और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं। भाई बस की हालत बहुत स्लो चलेगी, कहीं भी ख़राब हो सकती है, कहीं जंगल में ख़राब हो जाए तो हालत ख़राब है। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। जैसे डाकिन होती है ना, लूट लेती है, वैसे ये बस भी डाकिन की तरह है। तो दूसरा सवाल है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि हम बस में नहीं बैठे हैं बल्कि हम इंजन में बैठे हैं। भाई कमाल की बात है, बस बहुत ही गजब थी, बेहतरीन बस का एक एक हिस्सा बहुत जर्जर अवस्था में था। तो बस की इंजन आमतौर पर ड्राइवर के पास में होता है इंजन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये पूरी ही बस इंजन है और हर कोई सवारी इंजन के ऊपर बैठा है, क्योंकि वो इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा है, इतनी तेज़ आवाज़, वाइब्रेशन हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि भाई जो इंजन है वो ड्राइवर के पास में नहीं, बल्कि ये हमारी ही सीट के नीचे है और प्रत्येक सवारी की सीट के नीचे है। आइए देखते हैं। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब पूरी बस झनझनाने लगी। भाई इंजन स्टार्ट करते तो सिर्फ उस इलाके में ही आवाज़ आती है, लेकिन पूरी बस झनझनाने लगी।
लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठ कर के इंजन के भीतर बैठा हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति पूरी बस जो है वो यात्री, बस में बैठे यात्री सारे हिल रहे थे, है ना। जैसे कि मतलब ये हर पैसेंजर जो है इंजन के ऊपर बैठा हो। अगला सवाल है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर के हैरानी क्यों हुई। जब उस बस में लोग बैठे थे तो सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। किसी एक ने कहा कि यार गजब है, ऐसी बस चलती भी है ना। तो भाई क्योंकि ख़राब बस थी तो लोगों को यकीन नहीं था कि बस चलेगी भी। तो भाई लेखक को यह सुनकर के हैरानी क्यों हुई, गजब हो गया, ऐसी बसें अपने आप चलती है। तो जो बस के हिस्सेदार साहब है उन्होंने कहा बस बहुत गजब है और ये बस अपने आप चलती है, इससे ये चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। भाई ख़राब है तो ऐसी होगी ना। तो लेखक को हैरानी हुई कि इतनी पुरानी बस कैसे अपने आप चल सकती है। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। ये बस धक्का मार के चल जाए वो भी गनीमत, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि बस अपने आप चलती है। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार साहब से पूछा तो उन्होंने कहा चलेगी ही नहीं, ये अपने आप चलेगी और भागेगी भी। तो थोड़ा सा हैरानी वाली बात थी। अगला सवाल है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। भाई सफ़र करते टाइम जब हम देखते हैं बस के किनारे पेड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर लगता है, हरियाली आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मली बस में हमें पेड़ अच्छे लगते हैं, बड़े लुभावने लगते हैं, लेकिन लेखक को हर पेड़ दुश्मन लग रहा था। क्यों? क्योंकि बस की हालत ख़राब थी, ना जाने कब बस टेढ़ी टकराए और किसी बस पेड़ से टकरा जाए और वहीं सबका प्राणांत हो जाए, राम नाम सत्य हो जाए, है ना। इसलिए वो प्रत्येक पेड़ को दुश्मन समझ रहा था कि भैया यही पेड़ हमारे मौत का कारण है। फिर एक पेड़ क्रॉस होता तो फिर दूसरे पेड़ का ऐसे लगता, है ना। आइए देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग भी कहीं टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकता है बस का। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, एक पेड़ निकल गया चलो बच गए, लेकिन दूसरा पेड़ आ गया कि बस कहीं इस वाली पेड़ से न टकरा जाए। और यही वजह थी कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। भाई ना जाने इस पेड़ पर टकरा जाए, अब जो आने वाले पेड़ है इस पर टकरा जाए। बस की हालत ख़राब थी और बस किसी भी पेड़ से टकरा सकते थे। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब किया था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब हम किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो खासकर ये शब्द अंग्रेज़ों के लिए प्रयोग हुआ था। अंग्रेज़ों का विरोध किया था हमारे देश के नौजवानों ने। तो यहाँ पर किस उद्देश्य से हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। 1930 में अंग्रेज़ों से असहयोग कर दिया, मतलब अंग्रेज जो भी काम हमसे कराएंगे हम नहीं करेंगे, हम विरोध प्रकट करेंगे, है ना। और ये पूर्ण स्वाधीनता पाने के लिए किया गया था, हमें आज़ाद कराओ। आपको पता है कि 1930-31 में हमारे देश के लिए आज़ादी का दौर था। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है। तो भाई ये बस के संदर्भ में किया कि जो बस की हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी बस जो है वो सबसे सविनय अवज्ञा कर रही थी। स्टीयरिंग से, टायर से, पेट्रोल की टंकी से, पूरी बस से, बस की सीट से, हर कोई एक दूसरे से सविनय अवज्ञा कर रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी।
लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा था कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है कि भाई हमें आज़ाद कर दो, और हम आज़ाद चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का भी विरोध हो रहा था साथ साथ में। तो ओवरऑल हमें पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से संपर्क कर सकते हैं। आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा और अपने अगले दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।